कौन लिखा है? अबुल फजल, है ना। अब तीसरा खंड आ गया बेटा, इसे ही क्या, इसका क्या नाम है? इसका स्पेशल एक नाम दिया गया है ना। ये बहुत बड़ा खंड है, मेन यही है। बहुत कुछ जानना है अकबर के बारे में तो आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? पहला खंड, दूसरा खंड नहीं बल्कि आईने अकबरी। लिखेंगे बेटा इसमें अकबर के समय का प्रशासन, इसमें अकबर के समय का प्रशासन, भू राजस्व व्यवस्था पूरा देखें, लगान उगान वाला जितना सिस्टम है सब इसी में लिखा गया है। अकबर के समय का प्रशासन, भू राजस्व व्यवस्था, मुगल कालीन संस्कृति आदि का विस्तृत वर्णन है। बहुत ज़्यादा वर्णन है ना, विस्तृत वर्णन है। मुगल कालीन संस्कृति आदि का विस्तृत वर्णन, यानी एक जबरदस्त ग्रंथ तैयार हुआ आपका। कौन सा? आईने अकबरी, जो अकबरनामा का चौथा खंड बेटा, तीसरा खंड है ना। जो अकबरनामा का चौथा खंड है, तीसरा खंड है ना। लिखेंगे बेटा इसी में वर्णन है, उसी में लिखिएगा। खूब इसको विस्तारित कर दिया बेटा। इसी में वर्णन है। लिखे आप, थोड़ा रुके, हम बता रहे हैं, इसको हटाएंगे भी, है ना। देखें बेटा, अकबरनामा पढ़ रहे हैं, एक हेडिंग डाले, अलग चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है ना। वो शाहजहां औरंगजेब के बाद हमारा नंबर आ गया एक चैप्टर अलग से एनसीईआरटी का, जिसका नाम है अकबरनामा। छोटा सा पार्ट है बेटा। अकबरनामा लिखा कौन? अबुल फजल, है ना। फिर आपने बताया कितनी जिल्द में है? 3। पहली जिल्द का नाम क्या है? उसमें नाम नहीं बल्कि उसमें अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, और दूसरे वाले में समय की घटनाएं हैं, और तीसरे में ये आईने अकबरी है। आईने अकबरी में ना बहुत कुछ वर्णन है, चाहे अकबर के समय का प्रशासन हो, चाहे लगान की व्यवस्था हो, है ना, भू राजस्व व्यवस्था हो, या अकबर के समय मुगल काल में संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार, उत्सव, नीतियां, जितना सब कुछ है, सब किसमें मैडम मिलेगा? इसी तीसरे खंड का नाम क्या था? आईने अकबरी। अब इसी में आप बता रहे हैं कि इसी खंड में, इसी आईने अकबरी में वर्णन है ना। क्या वर्णन है बेटा? आ जाए लिखें। तो यहाँ एक बार फिर देख लें, आप लिख दे रहे हैं बेटा, आईने अकबरी। क्या वर्णन है बेटा? लिखवाते हैं, है ना। लिखेंगे अकबर ने अपने साम्राज्य को, खूब पकड़े बात, अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था। अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था बेटा। अकबर अपने साम्राज्य को प्रांतों में अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट दिया था। प्रांत को सूबा कहा गया, अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। प्रांत को, मुगल काल में प्रांत को क्या कहा गया था बेटा? सूबा कहा गया। प्रांत को क्या कहा गया? सूबा, है ना। प्रांत को ही क्या कहा गया? सूबा कहा गया। लिखेंगे बेटा प्रांतपति को क्या कहा जाएगा? बहुत अच्छे बेटा, सूबेदार कहा गया। ये सब वर्णन किस किताब में मिल रहा है? तीसरा खंड आईने अकबरी में। प्रांतपति को सूबेदार कहा गया, है ना। मुगल काल में प्रांतपतियों को क्या कहा गया? सूबेदार कहा गया। लिखें बेटा ये लोग, यानी सूबेदारों के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग राजनैतिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राजनैतिक तथा सैन्य दोनों ही कार्य करते थे। ऐसा मत सोचिएगा खाली राजनैतिक कार्य करते थे, दोनों ही कार्य करते थे। एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन लिखा बेटा कि जो सूबेदार थे उनका क्या काम था? प्रशासनिक काम था कि राजनीतिक था, या प्रशासनिक राजनीतिक दोनों काम था? तो बताएंगे दोनों प्रकार का ये काम करते थे, है ना बेटा। लिखेंगे प्रांत के प्रमुख अधिकारी, इसी किताब में सब है बेटा। प्रांत के प्रमुख अधिकारी, प्रांत के प्रमुख अधिकारी। तो ये आज अब परीक्षाओं में भी बेटा ना जो सवाल आते हैं
वो राजनीतिक इतिहास नहीं आता है, लड़ाइयाँ क्या हुई, क्या हुआ, क्या नहीं, नहीं, वो जाता है डायरेक्ट प्रशासन, डायरेक्ट नीतियों से आ रहा है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़िए। अब वो टाइम बदल गया 10-12 साल से, अब जो सवाल आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं, किताबों से आ गया है ना। उस समय क्या परंपराएं, क्या नीतियाँ थी, प्रशासनिक क्या सुधार थे, क्या अधिकारी थे, स्थापत्य कला में क्या क्या बनवाया, चित्रकला में क्या योगदान रहा, साहित्य में क्या योगदान रहा, यहाँ से सवाल आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ें, और आप संजोग से आप लोगों के सिलेबस में ही यही है, चाहे जूनियर टेट हो तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है ना। तो एक चीज़ जानेंगे बेटा, प्रांत के प्रमुख अधिकारी बेटा नंबर 1 लिखेंगे। पहले अधिकारी का नाम दिया है बेटा दीवान। मुगल काल में दीवान कैसा अधिकारी था, क्या काम करता था बेटा, है ना। जैसे अभी हमसे पूछा जाए जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाला वर्तमान में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, डीएम है ना। और जिले की पुलिस व्यवस्था को हैंडल करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन है, एसपी है। तो मुगल काल में वित्तीय व्यवस्था की देखभाल करने वाला वित्तीय अधिकारी जो प्रांत का सबसे बड़ा था, प्रांत का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी था, वही कौन था, दीवान था। लिख लें बेटा, ये वित्तीय अधिकारी था। प्रांत कौन था बेटा, वित्तीय अधिकारी था। दीवान मुगल काल में प्रांत को सूबों में बांट दिया गया, सूबेदार आ गया, दो काम कर रहा है सूबेदार। कौन कौन सा काम कर रहा है सूबेदार, राजनीतिक भी और सैन्य काम। दीवान जो अधिकारी मैडम है मुगलों के यहाँ, उनके प्रांत में मैडम क्या काम कर रहा है, कौन सा अधिकारी, वित्तीय अधिकारी, है ना। दूसरा लिखें बेटा सद्र। दूसरे अधिकारी का नाम दिया बेटा सद्र। ये सद्र क्या काम करता था, आसान एकदम है ना। लिखेंगे बेटा धार्मिक मामलों में सलाह देता था, धार्मिक सलाह लिख लें खाली, धार्मिक सलाह देता था। धर्मार्थ अधिकारी था ये, है ना, धार्मिक सलाह देता था। धार्मिक मामले में सलाह देने वाला मुगल काल में जो प्रांत का अधिकारी था उसका नाम क्या था, सद्र था, है ना। अब बेटा तीसरा लिखा है नाम बख्शी, है ना, बख्शी। देखें बख्शी यहाँ भी लिख दे रहे हैं। बख्शी कौन है, ये मुगल काल में ये बख्शी नाम का एक अधिकारी, 3 नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए ना। बख्शी कौन था बेटा, लिखेंगे सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी, सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी। मुगल काल में सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो अधिकारी था प्रांत में, उस अधिकारी का नाम बेटा क्या था, बख्शी था। बख्शी हो गया ना। चले अगला 4 नंबर यहां लिख दे रहे हैं बेटा फौजदार। फौजदार मुगल काल में फौजदार नामक अधिकारी कौन था, लिखेंगे प्रांत का मुख्य सेनापति था ये, है ना। प्रांत का मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति। हो गया ना। अगला अधिकारी बेटा आखिरी दिया है कोतवाल, है ना। कोतवाल नामक अधिकारी खूब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता बेटा पेपर में। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी, नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी। जो नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था मुगल काल में, वो कौन होता था, लिखिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी था। मुगल काल में जो नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी था कौन था, कोतवाल था। ठीक है बेटा। अगला बताएं प्रांत का प्रमुख सेनापति कौन था, फौजदार था। अगला बताएं बेटा जो सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी था वो बख्शी था। धार्मिक मामले में जो सलाह दे रहा था वो सद्र था। और वित्तीय अधिकारी जो था वो था दीवान था। ये सब वर्णन किस किताब में मिल रहा है, आईने अकबरी। ये आईने अकबरी ही मान ले। अगर आपकी किस्मत बेटा अच्छी है तो आपसे यही पूछ देगा कि आईने अकबरी किसने लिखा था, अबुल फजल, है ना। हालांकि मेन किताब का नाम क्या है, अकबरनामा। कौन लिखा, अबुल फजल। कै अध्याय में है, 3। पहले अध्याय में क्या वर्णन है, पूर्वजों का, और दूसरे में अकबर के समय की घटनाओं का, और तीसरे में बाकी सब कुछ वर्णन है तीसरे वाले में। अगर आपसे कहा जाए कि मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था का सबसे सटीक वर्णन किस किताब में है तो किसको बताएंगे, आईने अकबरी में। ठीक मैडम।
अकबर के समय के प्रशासन का वर्णन कहाँ मिलेगा? आईने अकबरी में, है ना। प्रांतों का शासन, प्रांतपति है, ये सारे लोग फौजदार मौजदार सबका वर्णन कहाँ मिल रहा है? उसी आईने अकबरी में। एक नोट डाल के बेटा लिखें। हमने कहा था थोड़ा एक पहेली टाइप का एक सवाल और बता देते हैं आपको कि मुगल काल में एक और किताब इसी नाम की आई थी, है ना। लिखेंगे बेटा, मुगल काल में, लिखेंगे कि मुगल काल में निजामुद्दीन अहमद ने, एक और इतिहासकार है ना, निजामुद्दीन अहमद ने मुगल काल में निजामुद्दीन अहमद ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा था। एक अकबरनामा और लिखी गई थी ना, तो हमने पेपर दिया एक बार PCS वाला, अकबरनामा सुमेलित करना था मैडम, है ना। उसमें पृथ्वीराज रासो है ना, गीत गोविंद है, शाहजहां नामा, बादशाह नामा है और साथ साथ अकबरनामा है। उसमें सबका नाम था, है ना, उनमें सबका नाम जो है, मैंने 4 किताबें बोला, सबका तो नाम था, लेकिन अबुल फजल नाम गायब था। अबुल फजल का नाम ही नहीं है, उसमें एक नाम अलग से था। कौन नाम था बेटा? निजामुद्दीन अहमद। तो अकबरनामा 2 किताब, जैसे हम एक किताब लिखें अकबरनामा, उसका नाम रख दें, बाद में मैडम आप भी 3 साल के बाद किताब लिखें, उसका नाम भी अकबरनामा रख दें, तो 2 किताबें ये आ जाती है ना। तो एक चीज़ जानेंगे आप, है ना। तो अकबरनामा 2 किताबें हो गई, लेकिन हम जो जानते हैं मेन अकबरनामा, सबसे चर्चित अकबरनामा, वो कौन लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, और 3 खंड में है, और तीनों खंडों के बारे में आपने बेटा साफ साफ बता दिया, है ना। एक चैप्टर हमारा ये भी खत्म हो गया। इसको एक बार रिपीट करवा देते हैं। आईने अकबरी है, 3 खंड है। पहले खंड में जो पीछे जा चुका है पूर्वजों का वर्णन, दूसरे में अकबर के समय की घटनाओं का वर्णन, और तीसरे में आपने बताया बहुत विस्तार से वर्णन है। तीसरे वाले में लिखा कि अकबर अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया, और प्रांत को सूबा कहा गया, और सूबा के मालिक को सूबेदार कहा गया, है ना। अच्छा, सूबेदार क्या काम करते थे बेटा? सैन्य और हाँ, बस यही पकड़ना है मैडम। कहानियाँ हैं, बहुत रटने पर मत जाइएगा, खाली समझ लीजिएगा। समझ लेंगे तो एकदम सवाल सही गलत नहीं होगा वो, है ना। अब बेटा बात ये आती है कि आईने अकबरी में बताया गया कि प्रांत का जो प्रशासन है ना, बहुत सारे अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। जैसे एक तो नाम दीवान दिया गया है, कौन है ये, क्या करता था? वित्तीय अधिकारी। एक नाम फौजदार का है, सेना का प्रमुख अधिकारी, है ना, और यानी मुख्य सेनापति। और एक नाम सद्र का दिया गया है, धार्मिक मामलों में सलाह देने वाला अधिकारी। एक बख्शी है बेटा, एक बख्शी है, यह सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, समझे आप। तो इन अधिकारियों के भी नाम याद हो गए। यहाँ वाला पूरा सिस्टम आईने अकबरी वाला काम खत्म हो गया बेटा, है ना। अब हमारा यही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 7 वाली NCERT का। बेटा बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन टॉपिक है ना। एक हेडिंग डालें आप, क्या टॉपिक है बेटा, देखेंगे आप, लिखेंगे आप। हाँ ठीक, लिखेंगे बेटा वतन जागीर। वतन जागीर ये क्या है? क्यों ये बेटा वतन जागीर एक अलग टॉपिक आ गया, छोटा सा मैडम। अब तक हमने बेटा पढ़ा, जो लोग अभी आए हैं बता दें, शाहजहां पढ़ लिए हैं, औरंगजेब पढ़ लिए हैं, है ना। उसके बाद आपने बताया आईने अकबरी, अकबरनामा पढ़ लिए, पूरा हो गया। 3 पार्ट हमारे ख़त्म हो गए आज के, है ना। अब ये वतन जागीर क्या है, इसको जानने के लिए ना एक कहानी ही लिखी गई है। हमारी NCERT छोटी छोटी कहानियाँ हैं मैडम, कहानी विधि में लिखी गई है ना। जो आप पढ़ते होंगे, शिक्षण पढ़ते होंगे, है ना, जो CTET में आता है 75 नंबर इस पार वाला, है ना। तो वहाँ ना ये शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं आप। बच्चों को पढ़ाने की बहुत सारी विधियाँ हैं, है ना। कुछ टीचर पहले उदाहरण देते हैं, आसान आसान एग्जाम्पल देते हैं, फिर मेन बात लिखवाते हैं, ये अलग विधि हो गई। कुछ टीचर आते हैं पहले सिद्धांत ही लिखवाते हैं, बाद में उदाहरण देते हैं, वो अलग विधि हो गई। कुछ टीचर आते हैं व्याख्यान दे के चले जाते हैं, अलग विधि है ना। कुछ टीचर आते हैं कहानी कविता के माध्यम से पढ़ा के चले जाते हैं, अलग विधि है ना। तो अलग अलग विधियाँ। तो NCERT हमारी लिखी गई किस विधि में? कहानी विधि में, है ना, कहानी विधि में। तो याद रखें। अच्छा, वतन जागीर क्या है बेटा? पहले हम आपको बताएं, वतन जागीर का मतलब हमारा घर बरदा है ना। कोई बादशाह हो सकता है यहाँ का, उसने क्या किया है, हमको ना वो बरदा वाली ही ज़मीन दे दिया, वेतन के बदले बरदा वाली ही ज़मीन दे दिया है, समझे आप। तो वही हमारी क्या हो गई? जागीर। जहाँ हम हैं,
और वहीं हमें जागीर मिल जाए। तो ऐसी जागीरों को ही क्या कहते हैं? वतन जागीर। आपका वतन कहाँ है, किस जगह के रहने वाले आप हैं, है ना, समझे आप? जहाँ के आप हैं वहीं जागीरें अगर आपको दे दी जाएं तो इसे कहा जाता है वतन जागीर। कम लोगों को मिलती थी मुगल काल में, है ना। जागीरदार दूर दूर भेजे जाते थे, दूर दूर जमीनें मिलती थी। वतन जागीर का मतलब क्या हुआ बेटा, बताइए? जहाँ के आप हैं वहीं जागीर मिल जाए, तो ये वतन जागीर। ये कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा बेटा, जरा देखिएगा आप। एक कहानी लिखेंगे, लिखें बेटा, लिखेंगे लिखेंगे। अकबर, यही कहानी है कि अकबर सिसोदिया वंश को पराजित किया। याद आया? ये बात समझ रहे हैं आप? अकबर सिसोदिया वंश को पराजित किया, मतलब उदय सिंह और राणा प्रताप। अकबर सिसोदिया वंश को पराजित किया, लेकिन उन्हें, बहुत बेहतरीन बात है बेटा, लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया। लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया। लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया। इनका क्षेत्र इन्हें वापस कर दिया जहां वो शासन करते थे। समझ में आई बात? जहां वो शासन करते थे, समझ में आया? वो जीता था, वो चाहता तो ले लेता, लेकिन हम जीत करके आप ही को दे दिए, तो आप कैसे जागीरदार हो गए बेटा? वतन, लिखें बेटा, इन्हें ही वतन जागीर कहा गया। इन्हें ही वतन जागीर। समझ रहे हैं ना आप बात? सब कुछ लिखना नहीं, एक एक लाइन आपको समझ जाना है, बात खत्म, है ना। इन्हें अच्छा बताएं, मेवाड़ वाले कैसी जागीर में रहते थे? वतन जागीर में। ये सिसोदिया वंश वाले कैसी जागीर में थे? अकबर की किस जागीर में थे? वतन जागीर। इसका मतलब जहां के वो लोग थे वहीं की उनको जागीर मिली हुई थी, है ना। लिखें बेटा, अर्थात, एक लाइन में क्लियर कर लें आप, अर्थात अपने ही क्षेत्र में जागीर का मिलना वतन जागीर कहा गया। अपने ही क्षेत्र में जागीर का मिलना वतन जागीर कहा गया। ये बेटा बहुत आता है परीक्षाओं में, है ना। जब आप जाएंगे इंटरव्यू, आपका मेंस होगा जब LT वालों का, तो वहाँ पूछेगा वतन जागीर किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना है, इतना ही लिखना है ना मैडम, इतना ही लिखिएगा, बाकी कुछ मत लिखिएगा। ये क्लियर हो गया। वतन जागीर, अपने ही क्षेत्र में जागीर का मिल जाना कौन सी जागीर कहलाता है? वतन जागीर। लिखेंगे, उसी में लिखने तो एक और क्लियर हो जाएगा मैडम। दूर मिलना, हम कहाँ के हैं? आजमगढ़ के हैं या बनारस के हैं, हमको जागीर कहाँ मिली? गोलकुंडा में, पता बहुत दूर हो गया, कश्मीर में, मुल्तान में, है ना, या उस समय की बात कर रहे हैं, या लखनऊ में, या मान लेते हैं बिहार बॉर्डर पे, बंगाल में, समझे, उड़ीसा में, मद्रास में। लिखेंगे, दूर जागीर का मिलना पाही जागीर कहा गया। पाही जागीर। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। वतन जागीर जाने आप, वतन जागीर अपनी भाषा में बताना बेटा, किताब मत खोजना, हमारा नोट्स भी नहीं देखना आपको, है ना। वतन जागीर जान गए आप, और साथ साथ पाही जागीर, दो बता लेंगे आप। वतन जागीर बता लेंगे बेटा, बताइए, एक शब्द में बताइए। ये सब भगाएं आप, अपने हैं यहाँ पा जाना, वतन जागीर। अच्छा, दूर पा जाना तब आप गांव में देखते होंगे, हाँ सुनते हैं ना मैडम, गांव में लोगों को सुनते होंगे, अरे घर के समन में खेत है तो ठीक, कोई बात, कहते हमारा खेत तो बहुत दूर फेंक दिया, एकदम पाही पे जाना, समझे आप। इसीलिए बोला जाता है वतन जागीर और पाही जागीर, है ना। तो अभी तो हम जानेंगे बेटा, अभी हम जानेंगे जागीर क्या होती है। अभी जागीर है क्या, वास्तविक रूप से जागीर की क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से निकल कर आ रहा है। मुगल का इक्तादारी जानते थे आप? इक्तादारी जानते हैं ना आप? इल्तुतमिश के समय जो इक्तादारी आई थी बेटा, नकद वेतन के बदले दिया गया इलाका, जमीनें क्या कहलाई? इक्ता। जो पाता था वो इक्तादार। यहाँ तो इक्तादार अपने क्षेत्र में प्रशासन करते थे,
सब लिखे हैं ना। वहाँ की व्यवस्था देखते थे, प्रशासन करते थे, राजा की सैन्य सहायता करते थे, लगान वसूलते थे, सब देखे। अब लिखवाएं वहीं पर, है ना। अब बात यह है बेटा, आ जाए फिर देखें, वतन जागीर जान गया। और एक बात आप और जाने हैं बेटा, क्या जाने हैं कि सिसोदिया वंश के राजाओं को सिसोदिया वंश के राजाओं को अकबर के समय पराजित किया गया बेटा। अकबर ने इन्हें अपमानित नहीं किया था, बल्कि उनका जो क्षेत्र था उन्हें वापस कर दिया। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आ गया ये वाला, वतन जागीर, है ना। लेकिन अकबर क्योंकि समझदार था, अकबर संतुलन बनाना चाह रहा था, अकबर ज़्यादा दिमागी आदमी था। तुलना में अगर की जाए मुग़लों के अन्य बादशाहों से तो ऐसा नहीं था बेटा। यहीं एक और चीज़ लिखा गया है, लिखेंगे बेटा, औरंगजेब के समय, ये तुलना कर ले आप, यहीं अकबर औरंगजेब की यहीं तुलना दी गई बेटा एक शब्द में, है ना। लिखेंगे आप, औरंगजेब के समय जब शिवाजी मुग़ल दरबार में आए थे, याद है किसी को? बस कहानी ख़त्म, समझ जाए। औरंगजेब के समय जब शिवाजी दरबार में आए थे तब उन्हें अपमानित किया गया था। ये अंतर हो गया ना। अकबर देखिए हरा करके भी अपमानित नहीं कर रहा है। तो आप बता सकते हैं, है ना, क्या सोच थी, क्या नीतियाँ थीं, कौन अच्छा था, कौन क्या था। तो ये तो निर्णय आपको करना है ना बेटा। कायदे से पढ़ लीजिए तो आप खुद कर देंगे, आप निष्कर्ष पे आ जाएंगे। औरंगजेब के समय जब शिवाजी मुग़ल दरबार में आए थे तो उन्हें अपमानित किया गया था। क्या अकबर के समय ऐसा था? अकबर तो हरा करके भी अपमानित नहीं किया, उनकी ज़मीनें उनको वापस। तो क्या थी मेंटालिटी, क्या थी सोच बेटा? तो इससे उसी एक लाइन को दिया गया है ताकि आप अपना दिमाग लगाएं, आप तुलना करें, है ना। सोच क्या है, नीतियाँ क्या हैं, कौन दूरदर्शी है ना। तो एक बात दी गई बेटा, ये यहीं पर बेटा ये काम ख़त्म हो गया। एक हेडिंग डालिएगा, मनसबदारी लिखने बेटा, मनसबदारी तथा लिखिएगा आप, तथा जागीरदारी। एक नया अध्याय हमारा, है ना, उसी क्रम में मनसबदारी तथा जागीरदारी, मनसबदारी तथा जागीरदारी। ठीक है मैडम, मनसबदारी तथा जागीरदारी, है ना। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे मनसबदार मुगलों के यहाँ नौकर शाह थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग, है ना। मुगलों के यहाँ मनसबदार, मुगलों के यहाँ क्या थे बेटा?